किशनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जो प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर हरे भरे खेत, दूर तक फैली हुई हरियाली और सुबह शाम पक्षियों का कलरव, सब कुछ मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते थे जहां जीवन शांत, सरल और संतोषजनक था। गांव की हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू हमेशा घुली रहती थी और सूरज की सुनहरी किरणें जब खेतों पर पड़तीं तो ऐसा लगता था मानो धरती सोना उगल रही हो। किशनगढ़ अपने मेहनती किसानों और सादगी भरे जीवन के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे और गांव की चौपाल पर शाम को होने वाली पंचायतें और कहानियां उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा थीं। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। रमाकांत, उसकी पत्नी शांति और उनका इकलौता बेटा सुरेश। सुरेश अपने माता पिता का लाडला था और गांव में अपनी सादगी, ईमानदारी और कठोर परिश्रम के लिए जाना जाता था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था और सुरेश भी बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में पसीना बहाता था। उसने कम उम्र में ही खेती की बारीकियां सीख ली थी और उसकी मेहनत खेतों में साफ झलकती थी। वे एक साधारण जीवन जीते थे जिसमें सुख दुख, आशाएं और निराशाएं सब शामिल थीं। उनके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उनके दिलों में संतोष और प्यार भरा था, जो किसी भी धन से बढ़कर था। उनके मिट्टी के कच्चे घर में खुशियों की कमी कभी नहीं होती थी। सुरेश का एक सपना था, जो उसके दिल में एक नन्हे पौधे की तरह पल रहा था। वो गांव में एक छोटा सा दुकान खोलना चाहता था, जहां वो खेती के औजार, बीज और खाद बेच सके। उसे लगता था कि इससे न केवल उसे आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि गांव के किसानों को भी सहूलियत होगी। अभी किसानों को इन सब चीजों के लिए पास के बड़े शहर जाना पड़ता था, जिसमें उनका बहुत समय और पैसा बर्बाद होता था। सुरेश को लगता था कि उसकी दुकान से यह समस्या हल हो जाएगी। इस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक कर देता था। वो खेतों में कड़ी मेहनत करता, अपनी कमाई का एक एक पैसा बचाता और हर रात सोने से पहले अपनी दुकान का नक्शा अपने मन में बनाता। गांव में एक और परिवार था, राणा जी का। राणा जी गांव के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके पास कई एकड़ जमीन थी और वे सूद पर पैसे भी देते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था आकाश। आकाश स्वभाव से अहंकारी और घमंडी था। उसे अपने पिता के धन पर बहुत अभिमान था और वो हमेशा साधारण लोगों को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता रहता। एक दिन सुरेश ने अपनी सारी बचत इकट्ठा की और अपने पिता के साथ मेहता जी के पास पहुंचा। सुरेश ने हाथ जोड़कर सेठ जी से अपनी समस्या बताई और उनसे कुछ पैसे उधार देने का अनुरोध किया। सेठ जी, मुझे दुकान खोलने के लिए कुछ और पैसों की जरूरत थी और आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इतनी बड़ी रकम उधार दे सकते हैं। सेठ, मुझे आशा है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आप हमारी मदद करोगे? इसके लिए हम आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूलेंगे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई संवेदना नहीं आई। उन्होंने अपनी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, सुरेश, तुम जानते हो कि मैं ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देता। तुम्हें गिरवी रखने के लिए कुछ लाना होगा और मैं तुमसे ऊंची ब्याज दर लूंगा। सुरेश और उसके पिता हैरान रह गए। उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ खास नहीं था, सिवाय अपनी छोटी सी जमीन के। सुरेश के पिता ने कहा, लेकिन कृपया ब्याज दर थोड़ी कम रखें। सुरेश मेहनती लड़का है, वह जल्द ही चुका देगा। राणा जी ने एक अहंकारी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन ब्याज दर वही रहेगी जो मैं तय करूंगा। अगर तुम सहमत हो तो बताओ, वरना मैं किसी और को उधार दे दूंगा। सुरेश के पास कोई और विकल्प नहीं था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे मेहता जी की शर्तें माननी पड़ी। उन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर किए और पैसे लेकर अपने घर वापस आ गए। सुरेश ने तुरंत अपनी दुकान पर काम शुरू कर दिया। वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता। उसने दुकान में नए औजार और खाद मंगाई। शुरुआती कुछ महीनों में दुकान अच्छी चलने लगी। किसानों को सुरेश की ईमानदारी और कम दामों वाली चीजें पसंद आने लगी। सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि उसका सपना अब पूरा होने वाला है। उसकी मां और पिता भी बहुत खुश थे।
उन्हें अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद गांव में अचानक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई और सारी फसलें सूख गईं। गांव के तालाब और कुएं भी सूखने लगे। किसानों की हालत बदतर हो गई। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। औजार खरीदने की बात तो दूर, चारों ओर निराशा और भूखमरी का माहौल था। सुरेश की दुकान पर ग्राहकों का आना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी कमाई बिल्कुल ठप हो गई। दुकान में रखा सारा सामान बिकना बंद हो गया और धीरे धीरे उसका स्टॉक खराब होने लगा। सुरेश को चिंता होने लगी। राणा जी का कर्ज चुकाने की तारीख करीब आ रही थी और उसके पास पैसे डिडिन थे। वो रात रात भर जागता रहता, सोचता कि क्या करे। उसने कुछ छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने खराब थे कि कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था। पूरा गांव सूखे की मार झेल रहा था। उसने अपने माता पिता के साथ खेतों में भी काम करने की कोशिश की, लेकिन सूखे खेतों में कुछ भी उगना असंभव था। उसकी सारी मेहनत और सपने रेत की तरह हाथों से फिसलते जा रहे थे। जब कर्ज चुकाने की तारीख आई तो सुरेश खाली हाथ राणा जी के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा साफ झलक रही थी। मेहता जी अपने बड़े से आंगन में बैठे थे और राकेश भी वहीं बैठा था। राणा जी ने सुरेश को देखते ही एक क्रूर मुस्कान दी। राकेश भी सुरेश को देखकर हंस रहा था। उसकी आंखों में वही पुराना अहंकार और व्यंग्य था। क्यों सुरेश, क्या हुआ? तुम्हारे सपने का क्या हुआ? मैंने कहा था ना, बड़े सपने देखने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए। मेहता जी, कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। इस सूखे की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। मैं जल्द ही पैसे लौटा दूंगा। समय समय पर सब कुछ खराब होता रहता है सुरेश, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। कागजात तैयार हैं, तुम्हारी जमीन अब मेरी है। मैंने पहले ही कहा था कि मेरी शर्तें कठोर होती हैं। एक दिन जब वह भूखा प्यासा एक बाजार में एक बेंच पर बैठा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो देखने में बहुत धनी लग रहा था, टहलते हुए जमीन पर गिर गया है। बूढ़े आदमी के पास एक महंगा झोला था जो गिरने से खुल गया और उसके अंदर से कुछ पैसे और महत्वपूर्ण कागजात बिखर गए। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन कोई भी बूढ़े आदमी की मदद के लिए आगे नहीं आया। सब लोग बस तमाशा देख रहे थे। सुरेश तुरंत भागा और बूढ़े आदमी की मदद की। उसने उन्हें उठाया, उनके बिखरे हुए पैसे और कागजात इकट्ठा किए और उन्हें वापस दिए। उसने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया और उन्हें आराम से बेंच पर बैठाया। बूढ़े आदमी ने सुरेश की ईमानदारी और दयालुता देखी, जो शहर की भीड़ में दुर्लभ थी। उन्होंने सुरेश की आंखों में सच्चाई और उसके चेहरे पर परिश्रम की चमक देखी। बूढ़े आदमी ने, जिनका नाम था सेठ दयाराम, बहुत प्रभावित होकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और क्या करते हो? आजकल ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? सुरेश ने अपनी पूरी कहानी उन्हें बताई। कैसे वो गांव से आया है, कैसे उसका सपना टूटा और कैसे वो शहर में काम की तलाश में भटक रहा है। सेठ दयाराम शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनकी कई फैक्ट्रियां, दुकानें और गोदाम थे। उन्होंने सुरेश की ईमानदारी और संघर्ष को पहचान लिया। उन्हें सुरेश में अपने युवा दिनों की झलक दिखी, जब वे भी इसी तरह संघर्ष कर रहे थे। सेठ दयाराम ने सुरेश से कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूं। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मेरे पास एक छोटी सी दुकान है, जिसे चलाने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। तुम मेरे साथ आकर काम करो। सुरेश की आंखों में चमक आ गई। ये उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसने तुरंत हां कर दी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। सेठ दयाराम सुरेश के काम से बहुत खुश थे। उन्होंने सुरेश को अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया और उसे रहने के लिए दुकान के ऊपर एक छोटा सा कमरा भी दिया। सुरेश अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करता रहा। उसने व्यापार की बारीकियों को सीखना शुरू किया। वो सेठ दयाराम से हर छोटी बड़ी बात पूछता और उनकी सलाह को ध्यान से सुनता। वो सेठ गोविंद राम को अपना गुरु मानता था। सेठ गोविंद राम भी सुरेश को अपने बेटे की तरह मानने लगे थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वे सुरेश को अपनी सारी व्यापारिक जानकारी देते, उसे सिखाते कि कैसे ग्राहकों से डील करना है,
कैसे स्टॉक मैनेज करना है और कैसे व्यापार को बढ़ाना है। कुछ सालों में सुरेश ने न केवल सेठ दयाराम का विश्वास जीत लिया, बल्कि उसने व्यापार की बारीकियों को भी सीख लिया। उसकी मेहनत और सूझबूझ से सेठ दयाराम की दुकान ने बहुत तरक्की की। दुकान की बिक्री कई गुना बढ़ गई और उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। सुरेश ने दुकान में नए उत्पादों को जोड़ा और पुराने ग्राहकों के साथ नए ग्राहकों को भी आकर्षित किया। सेठ दयाराम, जो अब बहुत बूढ़े हो गए थे और उनकी सेहत भी खराब रहने लगी थी, सुरेश पर पूरी तरह निर्भर हो चुके थे। वे अपनी सारी जिम्मेदारी सुरेश को सौंप चुके थे। एक दिन सेठ गोविंद राम ने सुरेश को अपने पास बुलाया। वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और बहुत कमजोर दिख रहे थे। उन्होंने सुरेश का हाथ पकड़ा और कहा, और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।